नमस्कार मित्रों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कल हमने संसद के कार्य, संसद के सत्र यानी कि अधिवेशनों के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो शुरू करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी संस्था को पढ़ते हैं या फिर किसी पद को पढ़ते हैं तो मैंने बार बार आपको एक बात बताई है कि उस संस्था को, उस पद को पढ़ने का अपना एक निश्चित क्रम रहता है। तो उस क्रम की पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। आज भी जो हमारा क्रम रहेगा, पहले हम पद की बात करेंगे यानी कि कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में उस संस्था का, उस पद का उल्लेख है, हम पद की बात करेंगे। फिर उस पद से संबंधित जो भी योग्यताएं हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा तो उनकी योग्यताएं पढ़ी, हमने लोकसभा राज्यसभा की बात की तो उनके जो सांसदों की योग्यताएं थी उनके बारे में बात की। तो हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए ये हम पढ़ेंगे। योग्यताओं के बाद हम पढ़ेंगे कि उनकी जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन नियुक्ति करता है, कैसे नियुक्ति होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नियुक्ति के बाद हम पढ़ेंगे शपथ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, शपथ का प्रारूप क्या रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शपथ के बाद हम पढ़ेंगे कार्यकाल, कार्यकाल कितना होता है या फिर अधिकतम आयु या न्यूनतम आयु, जो भी इससे संबंधित मुद्दे होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। कार्यकाल के बाद हम पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे प्रस्ताव लाया जाता है, कितने बहुमत से पारित होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हटाने के बाद हम पढ़ेंगे त्यागपत्र, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए सौंपते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनली कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्या है, क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में कौन कौन से मुद्दे आते हैं, कौन कौन से मामले आते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम सर्वोच्च न्यायालय की कुछ विशेषताएं हैं जो कि उच्च न्यायालयों में नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। पद, योग्यताएं, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, त्यागपत्र और अधिकारिता। तो शुरू करते हैं हम पद से। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatner.ias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए।
देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, जिसको मैं एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबोधित करूंगा, मैं बार बार सर्वोच्च न्यायालय शब्द नहीं लिखूंगा, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 124 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 124 में ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब संविधान का निर्माण हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में ये उल्लेख था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि न्यायाधीशों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी, 8। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया था कि हो सकता है कि 8 संख्या पर्याप्त न हो, संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि करनी पड़े, तो इस चीज़ को भी खुला छोड़ा गया है। संसद जब चाहे, जब संसद को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, संसद ऐसा कर सकती है। संसद एक कानून पारित करेगी, एक संकल्प पारित करेगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। सितंबर 2019 तक जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो थे 1 + 30, यानी कि कुल न्यायाधीश कितने थे, 31 2019 के सितंबर माह तक। लेकिन आपको पता होगा कि सितंबर महीने में, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने यानी कि संसद ने ये अनुमति दे दी है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीश कितने होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 34। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वहां पर 34 के 34 न्यायाधीश प्रेजेंट हैं। हो सकता है वहां पे 2 पद, 4 पद या 10 पद रिक्त हो सकते हैं, लेकिन सीट जितनी होती है हम न्यायाधीशों की संख्या उतनी ही गिनेंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, परंतु पद जो भरे हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 31। 3 पद रिक्त पड़े हैं, यानी 3 सीटें सृजित कर दी गई है। उसके बावजूद भी कुल सीटों पे न्यायाधीश जो कार्यरत हैं वो कितने हैं, वो आंकड़ा कितना है, 31। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश हैं, हम यही कहेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 34 है। और संसद कानून बनाकर आगे भी इस संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो मूल अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में सदस्य संख्या कितनी थी, 8, और वर्तमान में सदस्य संख्या का उल्लेख है वो कितना है, 34। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पद की बात कर ली हमने, पहला जो हमारा मुद्दा था उस पर चर्चा हो गई है।
अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है, और योग्यताओं से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 124 में ही योग्यताओं का उल्लेख है, अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में या अन्य पदों में था। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है चाहे वो अन्य न्यायाधीश है, दोनों के लिए योग्यता एक ही है। योग्यताओं का जिक्र किया गया है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कितनी योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है, और अधिकांश जो उत्तर आएगा वो ये कहेंगे कि 4 योग्यताएं हैं, जबकि 4 योग्यताएं नहीं हैं, सिर्फ 2 योग्यताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 124 में। वो योग्यताएं क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। ये योग्यता तो हर किसी पद में रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मूल भारत का नागरिक या भारत का मूल नागरिक जैसा शब्द आता है तो वो गलत हो जाएगा। मूल शब्द आते ही कथन गलत है। हमें सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक चाहिए, चाहे वो मूल भारत का नागरिक है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली योग्यता तो ये है। दूसरी जो योग्यता है वो है कि जिस व्यक्ति को हम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहे हैं वह कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा? ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम, अधिक उसने चाहे 6 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष कितना भी काम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में किया हो, लेकिन कम से कम 5 वर्ष किया है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लायक है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको या करके लिखेंगे, ये अलग से योग्यता नहीं है, ये दूसरी योग्यता ही चल रही है। या फिर वो 10 वर्षों तक, यानी कम से कम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में काम कर चुका हो। कम से कम 10 वर्षों तक अगर वह उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में काम कर चुका है तो ऐसा व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। या फिर अगर ये भी नहीं है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में कानूनों का ज्ञाता हो, संविधान का ज्ञाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, कानूनों का ज्ञाता हो। अब देखिए जरा, देखने में हमने यहाँ पे 4 योग्यताओं का उल्लेख किया है, जबकि 2 योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक तो होना पड़ेगा, ये योग्यता तो रखनी ही पड़ेगी। भारत का नागरिक हो और 5 वर्षों से हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो सकता है। या भारत का नागरिक है और 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका है, वह व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। या भारत का नागरिक है और राष्ट्रपति की नज़र में कानूनों का ज्ञाता है, राष्ट्रपति ये कह दे कि ये बंदा कानूनों का ज्ञाता है, मैं इस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, तो भी ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की नज़र में कानूनों का ज्ञाता हो, इस आधार पर अभी तक किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति को कभी लगा ही नहीं कि हमारे देश में कोई कानूनों का ज्ञाता भी है, क्योंकि इस आधार पर आज तक किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। लेकिन योग्यता ये रहेगी, अगर राष्ट्रपति को कल को ऐसा लगता है कि ये बंदा कानूनों का ज्ञाता है, वो भारत का नागरिक है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो योग्यताएं 2 ही है, 4 नहीं है। भारत का नागरिक हो और इन तीनों में से कोई एक हो, इन तीनों में से कोई एक हो या तीनों हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों से जज हो, या 10 वर्षों से वकील हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानूनों का ज्ञाता हो, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। ये योग्यताएं हैं।
बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आपको इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि भारत का नागरिक हो और इन तीनों में से कोई एक योग्यता हो। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। 28 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के 2 दिन बाद उस समय के जो महान्यायवादी थे, यानी कि तत्कालीन महान्यायवादी कौन थे? वो थे MC शीतलवाड़ जी द्वारा 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को। और किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन महान्यायवादी द्वारा। और तत्कालीन महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़। और सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश बनाया गया था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? वो थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसे प्रश्न भी आजकल चर्चा में है, पूछ लिया जाता है कि ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, और लिख दिया कि शरद अरविंद बोबड़े जी सर्वोच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो गलत हो जाएगा। 46वें नहीं है, कौन से नंबर के हैं? 47वें हैं। तो ये छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं इनको भी अपने ध्यान में रखना होता है। एग्जामिनर प्रश्न को कैसे भी घुमा सकता है, और अगर 46 में लिख दिया तो हम इसको इतना गौर से नहीं देखते। हम इतना देखते हैं अरविंद बोबड़े जी वर्तमान में हैं, ठीक है, और 46 में हैं, 47 में हैं, यहाँ पे आके अपना कथन गलत हो सकता है। तो इसको थोड़ा नोट आउट करना है कि 47 में मुख्य न्यायाधीश हैं। अब प्रश्न आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश रही है या नहीं रही? तो आज तक वर्तमान समय तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। देखिए शब्दों को समझना, मैं कह रहा हूं मुख्य न्यायाधीश नहीं रही, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि क्या कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही है, तो हाँ, काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही हैं, परंतु वे सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई, या फिर यूँ कहूँ कि अभी तक कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं हो पाई है। मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वर्तमान, हालांकि वर्तमान का मतलब ये होता है कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अब हो रहा है, 6 महीने बाद हो रहा है, साल बाद हो रहा है, तब आपको करंटली उसको अपडेट करना होगा। लेकिन वर्तमान समय तक, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आज के समय तक, सर्वोच्च न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश हैं। 2 महिला न्यायाधीश हैं, जिनमें एक तो है उत्तराखंड की जो वकील थी इंदु मल्होत्रा, और दूसरी है इंदिरा बनर्जी। वर्तमान समय में 2 महिला न्यायाधीश हैं, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। हालांकि कल को हो सकता है इनमें से कोई पद रिक्त हो जाए, कोई नई महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन जाए, तब वो आपको करंट देखना होगा, अपडेट करना होगा खुद को। लेकिन आज के समय में ये 2 महिलाएं न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की योग्यताओं की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब अपने को देखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, और नियुक्ति होती है तो कौन करता है, क्या प्रक्रिया रहती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
नियुक्ति का उल्लेख भी आर्टिकल 124 में है। अब नियुक्ति कौन करता है, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नियुक्ति कौन करता है, किसकी, XYZ, हमें पद का अभी तक आइडिया नहीं है, वो XYZ किसी की भी पूछ सकता है। वित्त आयोग के सदस्यों की, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की, UPSC के सदस्यों की, है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, बहुत सारे पद हो सकते हैं जब नियुक्ति की बात आती है। CAG की, अटॉर्नी जनरल की, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, ये XYZ हमने लिख दिया। तो जब भी नियुक्ति शब्द आएगा ना, नियुक्ति, और मैंने आपको बता रखा है कि 99% चांस ये है कि उसके दो ही उत्तर होंगे, या तो प्रेसिडेंट होगा या फिर गवर्नर होगा, यानी या तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे या राज्यपाल करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके इन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नियुक्ति कर ही नहीं सकता, कर सकता है। मैंने कहा 99% चांसेस ये हैं कि जब नियुक्ति का प्रश्न आएगा तो उत्तर या तो राष्ट्रपति होएगा या राज्यपाल होएगा। 1% चांसेस हैं जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नियुक्ति करता हो, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे हमने बात की थी संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो वो कुछ एक पद है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति करता है, लेकिन 99% चांस ये है कि उत्तर राष्ट्रपति या राज्यपाल होगा। केंद्र का पद है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और राज्य का पद है तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है तो इसमें मुझे लगता नहीं आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पूछने वाली बात ही नहीं है, रटने वाली बात ही नहीं है, राष्ट्रपति जी करेंगे। अब यहां तक तो ठीक है, राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन किसकी सिफारिश पर करेंगे, किसके परामर्श से करेंगे, ये प्रश्न थोड़ा अजीब होता है यहाँ पे। इससे पहले हमने जितनी भी देखिए CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फाइनेंशियल जो कमीशन है, वित्त आयोग है, उसके जो आयुक्त होते हैं, सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति में तो हो गया, लेकिन बात हो रही सिफारिश या परामर्श की। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करेगा, मंत्री परिषद के परामर्श पर। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर। UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। यानी कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही है, राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद से परामर्श ले रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श लेंगे? तो बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद का परामर्श लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति मंत्री परिषद से परामर्श नहीं लेते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। मंत्री परिषद का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्री परिषद से परामर्श लेते हैं, तो यह सीधा सीधा हमारे लोकतंत्र पर प्रहार है, यानी कि लोकतंत्र रहेगा नहीं। मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका, न्यायाधीश यानी न्यायपालिका। जिस दिन कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो गए, उस दिन लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा। और वैसे भी हमारे संविधान का आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 ये साफ साफ शब्दों में कहता है कि राज्य ऐसी कोशिश करेगा
कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक रहे, दूर दूर रहे, कभी भी इकट्ठे न होने पाए। तो सीधी सी बात है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्री परिषद का कोई रोल नहीं होगा। तो फिर सिफारिश किससे प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति जी? तो लिखा गया है आर्टिकल 124 में ही कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही होगी तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करेंगे, उनकी सिफारिश प्राप्त करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनसे वो राय मशवरा करेंगे कि भाई इस बंदे को हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से संपर्क करेंगे, कार्यपालिका से संपर्क नहीं करेंगे। तो बात क्लियर हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श पर। बात खत्म है। अब एक बात और क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पे। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जज ऑफ इंडिया है, CJI है जो है, उसकी जब नियुक्ति हो रही होगी तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। शब्दों को समझना थोड़ा। अब मान लेते हैं कि ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये A B C D E और ऐसे ऐसे करके ये सारे क्या हैं? न्यायाधीश हैं। और A यहाँ पे क्या है? A है CJI, मुख्य न्यायाधीश है। परंतु इसका कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल का मतलब कि इनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब इनको पद छोड़ना है। और ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए? हमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। अब इसको नियुक्त कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो यहाँ के जो CJI है उससे परामर्श करना आवश्यक नहीं है। ये परामर्श कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आवश्यक नहीं है। अब मान लीजिए A का कार्यकाल पूरा हो गया, A हट गया और यहाँ पे हमने X को क्या बना दिया? CJI बना दिया। X यहाँ पे CJI बन गया। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई पद रिक्त है, अब B का कार्यकाल पूरा हो गया, मान लीजिए B CJI नहीं है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, इसका कार्यकाल पूरा हो गया है, इसको हटना है और यहाँ पे Y नाम का एक अन्य व्यक्ति है जिसको हम B के स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। शब्दों को थोड़ा मैं आसान भाषा में बताऊं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी के जो 33 न्यायाधीश हैं, जब उनकी नियुक्ति हो रही है तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर CJI की नियुक्ति हो रही है तब CJI से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। ये तो सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में पता क्या हो रहा है? देखिए व्यवहार बड़ा मजेदार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये मान लेते क्रम है एक, ये हमारे 34 न्यायाधीश हो गए हैं और ये व्यक्ति जो है ये क्या है? CJI है। और हमने ऐसी परंपरा बना रखी है कि हम CJI को बाहर से नहीं लेके आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बाहर से नहीं लेके आएंगे। जब ये A नाम का व्यक्ति है, इसका कार्यकाल पूरा हो गया, ये हट जाएगा, तो हम B वाले व्यक्ति को जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश है इसको CJI बना देंगे। जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब ये CJI बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। ये पद रिक्त होते रहेंगे और जो नया व्यक्ति हम नियुक्त करेंगे वो बिल्कुल नीचे आएगा। अब A हट गया तो B मुख्य न्यायाधीश बन गया। अब एक पद कम हो गया तो हम एक व्यक्ति को लेके कहाँ पे नियुक्त कर देंगे? बिल्कुल नीचे, यहाँ पे नियुक्त हो गया। B का कार्यकाल पूरा हो गया, B हट गया, C क्या बन जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अब B हट गया, एक पद फिर रिक्त हो गया, हम नया व्यक्ति कहाँ पे नियुक्त करेंगे? नीचे। अब ये क्रम चलता रहेगा, वरिष्ठता के आधार पर ऊपर आते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते रहेंगे। यानी हमारी ये कोशिश रही है, भारतीय जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि सभी न्यायाधीशों को एक बार चीफ जज बनने का मौका मिले। हालांकि अगर उससे पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर उनकी आयु 65 वर्ष अभी नहीं हुई है और वरिष्ठ जो CJI थे उनका पद भी रिक्त हो गया है, तब उनको एक बार CJI बनने का मौका मिलेगा। हम मान लेते हैं कि ये बंदा है, ये F नाम का बंदा है और ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और इसकी आयु 64 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर 1 2 3 न्यायाधीश हैं जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और तब तक इसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, तो इस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उससे पहले चाहे वो 10 दिन ही क्यों न है
चाहे वो 2 दिन भी क्यों न है या फिर 10 साल ही क्यों न है, तब तक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रह सकता है। ऐसी हमने परंपरा बना रखी है, लेकिन ये ऐसा संवैधानिक बाध्यता नहीं है। हमने सिर्फ परंपरा बनाई है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो ही सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जज बनेगा। ऐसी हमने परंपरा बना रखी है, ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। इंदिरा सरकार ने 1973 में और 1977 में इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन भी किया है, जब वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़कर नीचे से किसी न्यायाधीश को लाकर हमने क्या बना दिया, सीजेए बना दिया, चीफ जज बना दिया। ऐसा 2 बार इस परंपरा का उल्लंघन हो चुका है और दोनों बार ये उल्लंघन किसने किया है, इंदिरा सरकार ने किया है। तो ले दे के हम क्या पढ़ रहे हैं कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श पर, उनकी सिफारिश पर। ये बात ठीक है। अब वास्तव में अगर हम व्यवहारिक बात करें तो व्यवहार में हमने एक बड़ा मजेदार सिस्टम बना रखा है जिसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम। हालांकि ये जो कॉलेजियम शब्द है इसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने अपनी सुविधा के लिए क्या किया है, एक कॉलेजियम बना रखा है जिसमें कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जज होता है इसमें, प्लस सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर वाले जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो होते हैं। और ये कॉलेजियम राष्ट्रपति को परामर्श करता है कि इस बंदे को न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए। देखिए सिद्धांत क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श प्राप्त किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करना शायद काफ़ी उलझा हुआ ये हो जाएगा सिस्टम। तो इसके लिए 5 बंदे सेलेक्ट किए हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये 5 लोगों का एक कॉलेजियम है और इस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उनकी नियुक्ति कर देंगे। ये कॉलेजियम है। ये तो व्यवहारिक रूप है। और सैद्धांतिक रूप क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सिफारिश पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ये नियुक्ति हो गई है। नियुक्ति के बाद अपने को देखना है शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलानी है, ये काम है आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे, ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, राष्ट्रपति जी केवल सीजेआई को शपथ दिलाते हैं और बाद में जैसे जैसे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती रहती है उनको सीजेआई शपथ दिलाते हैं। यानी कि सीजेआई राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। और अगर पूछे कि व्यवहारिक रूप में, तो अब हम उत्तर क्या देंगे, सीजेआई। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश शपथ क्या लेते हैं, ये शपथ लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की। संविधान के प्रति निष्ठा। मैंने आपको शपथ के 3 प्रारूप बताए हैं और तीसरा जो प्रारूप है संविधान के प्रति निष्ठा, ये शपथ सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश ये शपथ लेते हैं। शपथ के बाद अपने को देखना है कार्यकाल, कि कार्यकाल कितना होता है। और कार्यकाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल होते नहीं है, यानी फिक्स नहीं होता कि वो 4 साल काम करेंगे, 5 साल काम करेंगे, 10 साल काम करेंगे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश काम करेगा कब तक, 65 वर्ष की आयु तक। जब तक वो 65 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेगा। अब कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि 40 वर्ष की आयु में वो सिलेक्ट हुआ,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, तो वो 65 वर्ष की आयु तक यानी कि 25 साल तक काम करता रहेगा। और अगर मान लीजिए कोई 64 वर्ष की आयु में ही सिलेक्ट हुआ है तो 65 वर्ष की आयु तक 1 वर्ष ही काम करेगा। तो कार्यकाल नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, इसमें अधिकतम आयु का उल्लेख होता है। और एक बात बड़ी मज़ेदार बात है, 65 वर्ष की आयु अधिकतम है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में न्यूनतम आयु कितनी है, यानी कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका कोई उत्तर नहीं होगा, यानी कोई आयु का उल्लेख नहीं है। न्यूनतम आयु उसकी कितनी हो सकती है? 20 साल भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30, 35, 40, 45, कोई उल्लेख नहीं है। जब वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता पे खरा उतर जाए, चाहे उसकी आयु कितनी भी है, तो वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है और उसके बाद वो 65 वर्ष की आयु तक बना रहेगा। कार्यकाल का उल्लेख नहीं होता। देखिए, राष्ट्रपति पढ़ा हमने, उपराष्ट्रपति पढ़ा हमने, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हमने, संसद के सदस्य पढ़े, उनमें न्यूनतम आयु का उल्लेख था और अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं था। और इसमें अधिकतम आयु का उल्लेख है और न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो शब्दों को थोड़ा समझना। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम अज्ञात। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु अज्ञात, अधिकतम आयु 65 वर्ष, यानी 65 के बाद ये नहीं बन पाएंगे। तो ये अपने को थोड़ा समझना है। तो कार्यकाल हो गया है। कार्यकाल के बाद हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है, और काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की। हम देखते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है तो उन पे कोई ना कोई आरोप लगाना होगा। जैसे हमने राष्ट्रपति को हटाया था, तो हमने क्या आरोप लगाया था राष्ट्रपति पर कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया है तो संसद में एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पे बहस हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग राष्ट्रपति के खिलाफ पारित हो गई, राष्ट्रपति जी को हटना पड़ा। ये तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया थी। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अमूमन क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो गलत है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग प्रस्ताव हम कभी भी नहीं कहेंगे। देखते कैसे हटाते हैं। हम दोनों की तुलना भी कर लेते हैं। अब देखिए, हम इसके 2 पार्ट करते हैं। ये हम हटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और ये हम हटाएंगे प्रेसिडेंट को। दोनों की तुलना भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली विशेषता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसका बेस किस आधार पर लाया जाएगा? तो आधार क्या है? अक्षमता व सिद्ध कदाचार। यानी कि या तो उस व्यक्ति में शारीरिक मानसिक अक्षमता आ गई है, यानी वह व्यक्ति एक न्यायाधीश के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है, फिजिकली या फिर मेंटली काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। या फिर उसके खिलाफ कोई कदाचार का आरोप है, यानी कि जो उसका आचरण है वो अच्छा नहीं रहा, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहा, इस आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ संसद में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर। संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महाभियोग प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में कितना अंतर है, ताकि आप ये समझ सकें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ अंतर है, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो अक्षमता व सिद्ध कदाचार के आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा, संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर प्रस्ताव लाया जाएगा। ये राष्ट्रपति के बारे में है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है। अब प्रस्ताव ले आए। दूसरा, प्रस्ताव आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं,
चाहे आप लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में, और यही राष्ट्रपति में है, चाहे आप राज्यसभा में लाइए चाहे लोकसभा में, कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, हमने राष्ट्रपति में ये पढ़ा था कि जो प्रस्ताव हम ला रहे हैं वो कितने बहुमत से लाया जाएगा, वो था 1/4, यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, और वो भी कुल सदस्य संख्या का। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रस्ताव है, अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। देखिए परसेंटेज नहीं है, 25% ऐसा उल्लेख नहीं है, और अगर आप राज्यसभा में ला रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो आप आरोप लगा रहे हैं और जो प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर लोकसभा में प्रस्ताव रखा जा रहा है तो कम से कम 100 सांसदों के साइन चाहिए, उनकी सहमति चाहिए, और अगर आप राज्यसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। ये फर्क हो गया। और यहाँ पे क्या था कि 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। अब देखिए प्रस्ताव रख दिया गया लोकसभा में या राज्यसभा में, तो आपको मैंने बताया था राष्ट्रपति के बारे में कि जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं तो वो एक डेट फिक्स करेंगे कि भाई इस तारीख को हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी सेम होगा, जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, यानी कि प्रस्ताव अगर लोकसभा में रखा गया है तो अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा में रखा गया है तो सभापति ये फिक्स करेंगे कि हमें इस पर चर्चा कब करनी है, और जिस दिन चर्चा करनी है उससे 14 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है जिसके बारे में प्रस्ताव ला रहे हैं उसको सूचना देनी होगी। और ये यहाँ पर भी सेम था, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती थी, ये तो सेम है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने अपना पक्ष रखा, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पक्ष रखेगा। पक्ष रखने के बाद क्या होगी, वोटिंग होगी कि भाई अब किस किस को लग रहा है कि वाकई न्यायाधीश में अक्षमता है या फिर इसका कदाचार है, तब उस पर फाइनली वोटिंग होगी। और राष्ट्रपति में जो वोटिंग सिस्टम था जो पारित होने वाला था वो क्या था, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में ये जो बहुमत है वो क्या है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, विशेष बहुमत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव फाइनली पारित होना है वो विशेष बहुमत से पारित होगा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और जबकि राष्ट्रपति में ये जो प्रस्ताव है वो क्या है, कुल का 2/3 बहुमत, यानी कि बहुमत या उपस्थित का या मतदान करने वालों का ऐसा कुछ नहीं है, कुल। अगर आप लोकसभा में पारित कर रहे हैं तो 543 का 2/3, अगर लोकसभा में पारित कर रहे हैं तो 543 का 2/3, और अगर आप इसको राज्यसभा में पारित कर रहे हैं तो 245 का 2/3। लेकिन यहाँ पे पहले आपको बहुमत निकालना होगा, जितना बहुमत आ रहा है कुल का, फिर आपको देखना होगा कि अब जितने लोग मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी हो। तो ये काफ़ी अंतर है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में और न्यायाधीशों को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव में। इसलिए हम इसको महाभियोग प्रस्ताव न बोल के क्या बोलेंगे, हटाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। अब एक बात और, राष्ट्रपति के खिलाफ मान लेते हैं कि लोकसभा से प्रस्ताव पारित हो गया और अगले 4-5 महीने तक राज्यसभा में पड़ा है, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और अगले 5-6 महीने बाद मान लेते हैं राज्यसभा ने उस पर प्रतिक्रिया दी, उसको पारित किया या नहीं किया वो बात की बात है, तो चल जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में एक बात बड़ी मज़ेदार है कि लोकसभा ने अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया है और अगर वो राज्यसभा के पास जाता है, या राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया है और वो लोकसभा के पास जाता है, तो दूसरा सदन ये वाध्य है, इस मुद्दे में वाध्य है कि वो उस प्रस्ताव को उसी सत्र में पारित करेगा। यानी जिस अधिवेशन में
जिस अधिवेशन में एक सदन ने पारित कर दिया तो दूसरा सदन भी उसी सत्र में पारित करेगा। अगर सत्र समाप्त हो जाता है तो वो प्रस्ताव भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब उस प्रस्ताव को हम क्या कर दे मानेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय मानेंगे। एक सत्र चल रहा है, लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो राज्यसभा को उसी सत्र में पारित करना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो लोकसभा को उसी सत्र में पारित करना पड़ेगा। जबकि राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा उसको चाहे कभी भी पारित कर दे तो वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है राष्ट्रपति में और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। वी रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए 1991 में प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। हाँ, प्रयास जरूर किया गया है, वी रामास्वामी को हटाने के लिए प्रयास जरूर किया गया, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहा। तो सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र न्यायाधीश हैं वी रामास्वामी जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। अभी हमारे जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा जी, उनको हटाने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति ने वो प्रस्ताव राज्यसभा में रखे जाने से पहले ही उसको निष्क्रिय घोषित कर दिया, या यूँ कहूँ कि सभापति वेंकैया नायडू जी ने उस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखे जाने के लिए स्वीकृति ही नहीं दी, वो प्रस्ताव रखा ही नहीं गया। लेकिन हाँ, सांसदों द्वारा ऐसा प्रयास जरूर किया गया था। और चूंकि मैंने बताया कि 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए अगर वो प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जा रहा है, और उस प्रस्ताव के पक्ष में 55 सांसद ऑलरेडी थे, लेकिन वेंकैया नायडू जी ने उस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखने की अनुमति ही नहीं दी, वो समाप्त हो गया। तो ये दो आंकड़े भी बनते हैं कि प्रयास किया गया है। वी रामास्वामी जी के लिए प्रस्ताव रखा गया, बाकायदा उस पर चर्चा हुई, बाकायदा उस पर वोटिंग हुई, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दीपक मिश्रा जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में रखने की कोशिश की, लेकिन उसको रखा ही नहीं जा सका। कुछ एक उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए, और कुछ एक न्यायाधीश ऐसे भी हैं सौमित्र सेन जी जैसे, कि उनको हटाने के लिए प्रस्ताव किसी एक सदन से पारित भी हो गया। ये बातें हम जब हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे करेंगे कि किस किस हाईकोर्ट में किस किस न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और वो किस सीमा तक पारित हो सका, ये हम पढ़ेंगे हाईकोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र हम कर चुके हैं, समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। अब हम देखते हैं फाइनली त्यागपत्र की बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वे अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली त्यागपत्र। सभी जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपते हैं। सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए सौंपते हैं। तो ये हमने सर्वोच्च न्यायालय की जो एक ढांचा था, एक संरचना थी, एक जो स्ट्रक्चर था, वो हमने पढ़ लिया है। अभी हमें इसमें पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या अधिकारिता होती है, मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, उसके बारे में पढ़ना है। फिर कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसे एड हॉक जज होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो कैसे होती है, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी कुछ अभी हमें इसमें पढ़ना है। लगभग 2 वीडियो और बनने जाने की संभावना है इस मुद्दे पे, सुप्रीम कोर्ट पे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही काफ़ी है, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और ऐसी मैं उम्मीद क्या करता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है। आपके अच्छे कमेंट आते हैं, बढ़िया पॉजिटिव हमें एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।